नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मैं फिर से स्वागत करता हूं आज की और एक बेहतरीन कहानी में। दोस्तों, आज की जो कहानी है वो उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर के एक छोटे से गांव की है। दोस्तों, ये कहानी की शुरुआत होती है आज से तकरीबन 4 साल पहले। दोस्तों, ये कहानी का जो मेन किरदार है उसका नाम सीमा है। दोस्तों, सीमा की शादी 4 साल पहले मोहन कुमार से हो गई थी। दोस्तों, मोहन कुमार जो था एक छोटे से कारखाने में मजदूरी का काम करता था। उसे उस वक्त 10,000 रुपये तनख्वाह मिलती थी। दोस्तों, मोहन कुमार जो था उसका रवैया एकदम से साफ सुथरा था और एक वो सभ्य इंसान भी था। लोग उसकी इस हरकतों को देखकर उसे बहुत ही अच्छा मानते थे। दोस्तों, सीमा भी उसका दिलो जान से साथ निभा रही थी। दोस्तों, सीमा भी एक सच्ची पतिव्रता पत्नी बन चुकी थी। दोस्तों, मोहन और सीमा की जोड़ी लाखों में एक बन चुकी थी। दोस्तों, सारे गांव, सारा मोहल्ला, सब लोग उन दोनों पति पत्नी को मानते थे। दोस्तों, इसका सबसे बड़ा कारण ये था कि सीमा और मोहन किसी के भी दुख में, किसी के भी खुशी में तत्काल ही शामिल हो जाते थे। जिस किसी को भी किसी चीज़ की अगर कोई भी ज़रूरत पड़ती थी तो मोहनलाल निसंकोच करके उनकी मदद कर देता था। दोस्तों, मोहनलाल की जो माँ थी वो उसके शादी के बाद ही कुछ ही महीनों में गुजर चुकी थी। इसीलिए मोहनलाल जो है अपनी माँ के जाने के बाद अपने पिता का बहुत ही अच्छे से ख्याल रखता है। दोस्तों, मोहनलाल को अपनी माँ का जाने का बहुत दुख था और वो अपने पिताजी को इतने जल्दी नहीं खोना चाहता था। इसीलिए वो पिताजी के हर बारे में चिंता करने लगता है। अगर उन्हें ज़रा सा भी बुखार आता है तो उन्हें वो तुरंत ही अस्पताल लेकर उनका इलाज करवाता है। क्योंकि मोहनलाल का मानना था कि उसके माता-पिता जो है वो भगवान का रूप होते हैं और उनकी सेवा करना हमारा परम कर्तव्य है। एक बार अगर भगवान की सेवा ना करें तो चलेगा, लेकिन माता-पिता की सेवा करना हमारा सबसे पहला कर्तव्य है। दोस्तों, मोहनलाल जो था वो धार्मिक चीज़ों पर ज़्यादा विश्वास करता था और धार्मिक चीज़ों को ही ज़्यादा वो पढ़ता था। दोस्तों, मोहनलाल का जो परिवार था वो सुख समृद्धि से भरपूर था। मोहनलाल कारखाने में काम करता था तो उसे 10,000 तो सैलरी मिलती थी, लेकिन मोहनलाल को खेत 5-6 बीघा था जिसमें कि उसका अच्छा खासा माल निकलता था, यानी कि उसमें से उसे अच्छी खासी आमदनी होती थी। दोस्तों, मोहनलाल जो था वो गांव में हर किसी की भी मदद करता था। अगर कोई गरीब उसके दरवाजे पर खाली हाथ जाता तो वो उसकी झोली भर ही देता था। दोस्तों, इस तरह से जो है मोहनलाल के काफ़ी दुश्मन भी हो चुके थे, क्योंकि उसके गाँव वालों का कहना था कि क्यों ना मोहनलाल इस बार गाँव का मुखिया बन जाए और हमारे गाँव का विकास कर सके। लेकिन दोस्तों, मोहनलाल जो था वो राजनीति के बिल्कुल खिलाफ था। मोहनलाल का ये मानना था कि राजनीति जो चीज़ है वो बहुत ही कुतिया चीज़ होती है। इंसान को राजनीति कुत्ता बनाकर रख देती है। इसलिए दोस्तों, मोहन कुमार जो है वो मुखिया की ज़िम्मेदारी लेने से मना कर देता है और अपने गाँव वालों से क्षमा भी माँगता है कि मैं इस पद को नहीं भोग सकता और ना ही मैं ये पद भोगने के लायक हूँ। लेकिन दोस्तों, गाँव के लोग जो है उसके सामने और एक ऑप्शन रखते हैं, अगर तुम ये मुखिया का पद नहीं लेना चाहते हो तो क्या तुम अपनी पत्नी को खड़ा नहीं कर सकते? लेकिन दोस्तों, इसके ऊपर भी मोहनलाल साफ मना कर देता है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि उसकी भी पत्नी इस राजनीतिक कार्य में बाधा बने या इस इसका या इस राजनीति के कामों का शिकार बने। वो अपने परिवार के वो अपने हँसते-खेलते परिवार को बिखेरना नहीं चाहता था, इसलिए वो साफ गाँव वालों को भी
मना कर देता है। और फिर दोस्तों उसके बाद जो है गाँव वाले उन दोनों पति पत्नी का भी पीछा छोड़ देते हैं। अब उन्हें पक्का यकीन हो गया था कि मोहन कुमार को राजनीति में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन दोस्तों इस कहानी में एक नया मोड़ आ जाता है, एक नया ट्विस्ट आ जाता है। दरअसल दोस्तों बात ये थी कि जब सीमा की शादी हुई थी तो सीमा बहुत ही दुबली पतली थी और इतनी आकर्षक भी नहीं दिखती थी, क्योंकि सीमा जो थी एक गरीब परिवार की लड़की थी। शायद उसे खाने पीने की उसके घर पर कमी थी। इसी वजह से जो है सीमा की हालत बहुत ही दुबली पतली थी। लेकिन सीमा का चेहरा जो था वो काफ़ी सुंदर था और आकर्षक था। दोस्तों जब से सीमा की शादी मोहन कुमार से हुई थी तो मोहन कुमार के घर पर खाने पीने की कोई भी कमी नहीं थी। और इसी के चलते दोस्तों सीमा जो है काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव बन चुकी थी और उसका शरीर भी काफ़ी देखने लायक बन चुका था। अब सीमा जो थी अब वो दुबली पतली नहीं थी, किसी फिल्म के हीरोइन की तरह वो अब बन चुकी थी। दोस्तों जब भी सीमा सज संवर कर बाहर निकलती थी तो लोग उसके तरफ ही देखते थे, मगर सीमा जो थी वो एक पतिव्रता महिला थी। इसी वजह से वो किसी पर भी ज़्यादा ध्यान नहीं देती थी, सिर्फ अपने काम से ही मतलब रखती थी। दोस्तों इसी के बीच एक बात हो जाती है, कहते हैं ना कि घर का भेदी ही लंका ढाता है। तो मोहन कुमार के घर पर भी यही हुआ। दोस्तों मोहन कुमार का जो पिताजी था वो काफ़ी चिंतित रहने लगा था जब से उसके पत्नी की मौत हो गई थी। दोस्तों मोहन कुमार का जो बाप था वो कभी-कभी सीमा से कहता था कि बेटी आज मेरे पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, क्या तुम मेरे पैरों को तेल लगाओगी? दोस्तों सीमा जो थी वो अपने ससुर को अपने पिता की तरह ही मानती थी। इसीलिए सीमा जो है निसंकोच होकर अपने ससुर के पैरों को तेल लगाती थी। और दोस्तों उसी दौरान जो है ससुर सीमा के शरीर का पूरा मुवैया कर लेता था। वो हर एंगल से अपनी बहू को देख लेता था और इसी के चलते जो है उसके अंदर जो ख्वाहिशें नहीं पैदा होनी चाहिए थी अब वो पैदा होने लगी थी। दोस्तों मोहन कुमार जो था अपने बाप को बहुत अच्छा मानता था। अपने बाप की जो उसके सीने के अंदर छवि थी वो किसी भगवान से कम नहीं थी। लेकिन मोहन कुमार को मालूम नहीं था कि आगे उसके साथ कितना बड़ा कांड होने वाला है। दोस्तों दिन प्रतिदिन निकलते जा रहे थे और उस दिन से ही जो है मोहन कुमार के पिताजी की फरमाइशें भी बढ़ने लगी थी। दोस्तों मोहन कुमार का जो बाप था सीमा को पत्नी की तरह ही काम बोलने लगा था। ये करो, वो करो, मेरा कमरा साफ करो, मेरे पैर दबाओ, कुछ भी काम वो अपने बहू को बताने लगा था। सीमा जो थी वो उनके किसी भी काम को नहीं टालती थी। जब भी उसका ससुर उसे कुछ भी काम बोलता था तो वो बिना कुछ कहे करती थी। दोस्तों यहाँ तक कि जब भी सीमा की तबीयत कभी ठीक भी नहीं रहती थी, फिर भी सीमा अपने ससुर से एक शब्द भी नहीं बोलती थी और चुपचाप अपने ससुर का काम कर देती थी। दोस्तों एक दिन की बात हो जाती है, वो मनहूस दिन निकल ही आता है। दोस्तों एक दिन जो है मोहन कुमार को किसी गाँव जाना पड़ता है, क्योंकि उस गाँव में जो है भगवान की यात्रा चल रही थी, जो हर साल होती है। दोस्तों उसी यात्रा में वहाँ के गाँव के लोग मोहन कुमार को भी बुला लेते हैं और उसे बहुत आग्रह करते हैं वहाँ पर आने के लिए। लेकिन दोस्तों मोहन कुमार जो है पहले तो मना कर देता है, लेकिन वो लोग मानते नहीं और मोहन कुमार को बहुत आग्रह करते हैं और ये भगवान का कार्य है, तुम्हें आना ही होगा, सिर्फ एक रात की तो बात है। दोस्तों तब जाकर मोहन कुमार मान जाता है और उस गाँव जाने के लिए वो तैयार हो जाता है। दोस्तों फिर उसके बाद जो है मोहन कुमार शाम को अपने घर से उस गाँव जाने के लिए रवाना हो जाता है। अब दोस्तों घर में सिर्फ सीमा थी और उसका ससुर था। वो दोनों ही उस बड़े घर में अब
मौजूद थे। और फिर दोस्तों जब रात के 12:30 बजे का वक्त होता है, तब सीमा जो है अपने कमरे में गहरी नींद में होती है। और फिर दोस्तों तभी जो है मोहन कुमार का पिताजी अपने हाथ में काठी लेकर अपने बहू की कमरे की ओर बढ़ता है, और फिर उसके बाद जो है अपने बहू के कमरे के दरवाजे के पास आकर उसके दरवाजे को खटखट करता है। और फिर दोस्तों जब सीमा दरवाजे की खटखट की आवाज़ सुनती है तो तुरंत ही उठ जाती है और आवाज़ देती है और पूछती है कौन है। तो दोस्तों तब मोहन कुमार का पिता कहता है कि बेटी घबराओ नहीं, मैं हूँ। वो क्या है ना, मेरे पैरों में बहुत दर्द हो रहा है, क्या तुम मेरे पैरों को दबा दूंगी, मुझे नींद नहीं आ रही है बहू। सीमा जो है तत्काल में उठ जाती है और तेल गरम करके सीधे अपने ससुर के कमरे के अंदर चली जाती है। दोस्तों जब सीमा अपने ससुर के पैरों को तेल लगा रही थी तो ससुर उसकी तरफ बहुत ही अलग नज़रिए से देख रहा था। सीमा को इस बात का कोई भी पता नहीं था कि उसका ससुर आखिर उसके साथ क्या करने वाला है। और फिर दोस्तों तब जाकर उसका ससुर उससे एक बात छेड़ देता है, बहू अगर मैं तुम्हें एक काम करने का कहूँगा तो क्या तुम वो काम करोगी, मेरी बात को तुम मानोगी? तब सीमा अनजाने में कह देती है कि जी हाँ ससुर जी, आप तो मेरे पिता समान हैं, मैं आपका काम भला कैसे टाल सकती हूँ। और फिर दोस्तों तब जाकर जो है मोहन कुमार के पिता की हिम्मत बढ़ जाती है और वो सीधे कहता है कि क्या तुम मेरे साथ वो सब करने के लिए तैयार हो, और इसके बदले मैं तुम्हें नाराज़ नहीं करूँगा, जो भी मेरे नाम पर है वो सब मैं तुम्हारे नाम पर कर दूँगा, बस तुम्हें सिर्फ मेरा इतना छोटा सा काम करना होगा। दोस्तों जैसे ही इस तरह की बात सीमा अपने ससुर के मुंह से सुनती है तो उसके तो पैरों तले से ज़मीन ही खिसक जाती है। सीमा सोच भी नहीं सकती थी कि उसका ससुर अकेलेपन का इतना बड़ा फ़ायदा उठा सकता है। उसको विश्वास ही नहीं हो रहा था। और फिर दोस्तों तब जाकर सीमा जो है खड़ी हो जाती है और अपने ससुर पर ही चिल्लाते हुए कहती है कि ससुर जी, आपको ज़रा भी तमीज़ और अकल नहीं है क्या? आप ये किस तरह की बातें कर रहे हैं? क्या आप जानते नहीं कि मैं कौन हूँ? मैं आपकी बहू हूँ और आपकी बेटी की समान हूँ। आपको इस तरह की बातें करना क्या शोभा देता है? अच्छा हुआ आपके बेटे घर पर नहीं है, अगर वो होते तो उनके दिल पर क्या बीतती। देखिए ससुर जी, मेरे पति आपको भगवान मानते हैं, उनका आपके सिवा इस दुनिया में कोई नहीं है। अगर आप इतनी गिरी हुई हरकत मेरे साथ करने की कोशिश करेंगे तो उनके दिल पर क्या बीतेंगी। कम से कम मेरा नहीं पर अपने बेटे का तो ख्याल कीजिए, उसके दिल पर क्या टूटेंगी। अगर उसे ये बातों का पता चला और उसे अपने पिताजी की इस तरह की हरकतें मालूम पड़ी तो वो कुछ भी कर सकता है। शायद वो खुदकुशी भी कर सकता है, क्योंकि कोई भी बेटा अपने बाप की इस तरह की हरकत को बर्दाश्त नहीं कर सकता। देखिए, ये आपकी पहली गलती है, इसीलिए मैं उनसे नहीं कहूँगी, लेकिन अब आपको सावधान रहना होगा। अगर दोबारा से अगर आपने मुझसे इस तरह से बात की, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं सीधे आपके बेटे को अब बता दूँगी। दोस्तों तब जाकर जो है सीमा के ससुर को अकल आ जाती है और वो सीधा उठकर सीमा के पैरों पर गिर पड़ता है और उसे रोते हुए हाथ जोड़ते हुए माफ़ी मांगने लगता है, बहू मुझे माफ़ कर दो, मैं बहक गया था, मुझे पता नहीं चला कि मैं तुमसे क्या कह रहा हूँ। जब से तुम्हें देख रहा था तब से मेरे मन में कुछ अलग ही ख़यालात आने लगे थे, लेकिन तुमने मुझे सही समय पर होश में ला दिया, नहीं तो मेरे हाथों आज बहुत बड़ा अनर्थ हो जाता और मैं अपने इकलौते बेटे को खो बैठता। मुझे माफ़ कर देना बहू। बस मेरी तुमसे हाथ जोड़कर यही विनती है कि इस बारे में मोहन को कुछ मत बताना। अगर उसे पता चल गया तो उसका दिल टूट जाएगा और वो ये बात को बर्दाश्त कभी नहीं कर पाएगा।
और फिर दोस्तों उसके बाद जो है दूसरे दिन मोहन आ जाता है। तभी मोहन का पिता मोहन से कहता है कि देखो बेटे, मैं चाहता हूँ कि मैं कुछ दिनों के लिए तीर्थ यात्रा पर चला जाऊँ, क्योंकि अब मेरा मन घर में नहीं लगता। मैं चाहता हूँ कि जब जितने भी मेरे दिन बचे हैं, मैं भगवान की सेवा में लगा दूँ। दोस्तों इस पर जो है मोहन कुमार अपने पिता को कुछ नहीं कहता। वो सोचता है कि पिताजी का मन हुआ होगा तो जाने में कोई बुराई नहीं है। और फिर दोस्तों उसके बाद जो है मोहन कुमार का पिताजी तीर्थ यात्रा के लिए निकल जाता है। लेकिन दोस्तों इस बात से जो है सीमा के मन के अंदर बहुत ही गहरा भाव पड़ चुका था। सीमा सोचती थी कि इसी वजह से जो है मेरा ससुर मुझे हमेशा देखते रहता था और मुझे हमेशा काम बताते रहता था, क्योंकि उसका असली मकसद जो है मेरे साथ वो सब करने का था। लेकिन अच्छा हुआ मैंने सही समय पर सावधानी बरती, वरना मेरे साथ आज बहुत बड़ा घात हो जाता था और मैं अपने पति की नज़रों में भी गिर सकती थी। तो दोस्तों इस कहानी से हमें यही एक सीख मिलती है, जो कि बहुत ही छोटी सी सीख है कि लालच नहीं करनी चाहिए। दोस्तों जब मोहन कुमार के पिता ने सीमा से कहा था कि तुम जो मांगोगी मैं दूंगा, मेरे नाम पर जो कुछ भी है मैं तुम्हारे नाम पर कर दूंगा। अगर दोस्तों सोचिए उस समय अगर सीमा लालच करती तो आज सीमा की ज़िंदगी क्या होती। वो अपने पति के नज़रों में भी गिर जाती और अपने ससुर के नज़रों में भी गिर जाती थी। तो दोस्तों इस कहानी का सिर्फ़ इतना ही तात्पर्य है कि आपके ऊपर कोई भी समस्या हो या आपके ऊपर ऐसा कोई भी समय आ जाए या कोई भी बुरे हालात हो जाए, लालच कभी ना करें और लालच से दूर भागें। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की एक और बेहतरीन कहानी। उम्मीद करता हूँ कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी। दोस्तों अगर ये कहानी आपको पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। दोस्तों अब आपसे इजाज़त चाहता हूँ, मिलूँगा आपको ऐसे ही किसी और एक इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।